all. I hope everybody is fine. Yeah. Chalo. Do you remember what we had done in previous lecture? We are in AS. Revenue. Standard is concentrating on when to recognize revenue. That is timing of recognition. Yaad hai? Recognition means how to record, when to record. This standard is not talking about how to record. Standard talks about when to record. Correct? Okay. How to record is very simple. P&L credit. It is a part of income, so it is credit side of P&L or any nominal account. Do you agree with this? Okay. Tell me, what do you mean by revenue? Come on. Revenue is a gross inflow of cash, receivable or other consideration arising in the ordinary course of business from sale of goods and use of enterprise resources by others yielding interest, royalty and dividend. याद आया? जो भी क्वेश्चन रेवेन्यू के ऊपर रहेगा ना उधर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. मतलब क्या पूछेंगे मालूम है कि हाउ मच रेवेन्यू शुड बी बुक्ड रिकॉग्नाइज्ड. तो देयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव व्हाट इज रेवेन्यू. करेक्ट. तो उसके लिए रेवेन्यू का डेफिनेशन आएगा. उसके बाद में हमने सीखा ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में क्या था? कम ऑन. When to recognize revenue and the circumstances in which revenue recognition will be postponed. याद है? Okay. After that we learned how to recognize or rather when to recognize revenue in case of sale of goods. Applicability ठीक है. Sale of goods. बोलो सेल किया तो रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करेंगे? 3 कंडीशन था. फर्स्ट when ownership or risk and rewards of the goods are transferred by seller to buyer for price. Second, there is no significant uncertainty as to measurability of the amount. There is no significant uncertainty as to collectability of the amount. Measurement and collection certain होना चाहिए. Agreed? ये सब जगह पे applicable है. जहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं वहाँ पे ये applicable है. Clear? Okay. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक सो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी हमने कंप्लीट किया था. या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड्स. करेक्ट. ये लोग सब सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो रेवेन्यू मतलब व्हेन दे विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू. तो 2 मेथड था. फुल कंप्लीशन मेथड, दैट इज कंप्लीटेड सर्विस मेथड, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड. कंप्लीटेड सर्विस में जब भी एक्टिविटी कंप्लीट होगा बाद में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का. अमाउंट सर्टन होना चाहिए, कलेक्शन सर्टन होना चाहिए. डू यू अग्री? एंड प्रोपोर्शनेट में क्या था? सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है. उसमें जैसे जैसे एक एक एक्टिविटी कंप्लीट होते जाएगा यू हैव टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस. अग्रीड? ओके, फेयर इनफ. और वही 2 कंडीशन और भी थे. दैट अमाउंट सर्टन होना चाहिए, कलेक्शन सर्टन होना चाहिए. हाँ. किसके? कंप्लीटेड वाले का दिया था ना मैंने. देख चल एग्जांपल लेते हैं. कंप्लीटेड सर्विस मेथड. डॉक्टर है. यू वेंट टू अ डॉक्टर, ही हैड गिवन यू सर्विसेज एंड मेडिसिन्स. यू पेड हिम 500 रुपीज. करेक्ट. इसने सर्विस कंप्लीट किया कि नहीं किया? किया. ही विल रिकॉग्नाइज 500 रुपीज रेवेन्यू. इट इज लाइक जितने पेशेंट आएंगे सबके पास से 500 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. उसका तो काम हो गया आज का आज. He can recognize revenue. Proportionate completion में कैसा रहेगा? तो लॉयर है. लॉयर का केस आई कैन से पेंडिंग है सिंस लॉन्ग. तो मैंने लमसम अमाउंट लिया है उसके पास से. 2 पॉसिबिलिटी होते हैं. इधर लॉयर विल चार्ज ऑन हियरिंग बेसिस कि हर हियरिंग का 2000 रुपया या हर हियरिंग का 5000 रुपया. इस द केस में भी. करेक्ट. दूसरा पॉसिबिलिटी है लमसम अमाउंट ले लेगा बिकॉज उसके पास से ऐसे बहुत सारे केसेस निकल चुके हैं. तो ही नोज वेरी वेल हाउ टू फाइट दिस टाइप ऑफ केसेस एंड उसको अंदाजा है कि ये केस कितने महीने में कितने साल में कंप्लीट होते हैं. तो 2 ऑप्शन देता है ऑलवेज क्लाइंट को. आइदर गो ऑन हियरिंग बेसिस और गो ऑन लमसम बेसिस. तो क्लाइंट बोलेगा लमसम बेसिस. तो 1 लाख रुपया लिया. अभी वो 1 लाख का रेवेन्यू कैसे बुक करेगा? वो कभी बुक करना चाहिए एक साथ में कि प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन. ऑब्वियसली जैसे जैसे उसको समझेगा कि देख 100% का केस है, 10% मेरे को लग रहा है अपने फेवर में आ गया, तो 10% रेवेन्यू ही कैन रिकॉग्नाइज. समझाइए? ऐसा AS9 बोलता है.
प्रैक्टिकल बात करूं तो प्रैक्टिकली प्रोफेशनल्स रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन रिसिट बेसिस. दे प्रिपेयर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. हर प्रोफेशनल वही करता है, बिकॉज प्रोफेशनल सर्विस देते हैं ना, सर्विस में पब्लिक को ऐसा, पब्लिक है ना, उस सर्विस को गिनता नहीं है. कुछ गुड्स देगा ना तो गुड्स का पैसा वो दे देगा. सर्विस देते हैं तो उनको लगता है क्या दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसलिए कैसा होता है, सर्विसेज के पैसे है ना, पब्लिक टाइम पे नहीं देता है. तो हर प्रोफेशनल क्या बोलता है, मिलेगा पैसा तभी मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगा. अब ये कोचिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ऐसा सब हो चुका है. दे डोंट फाइंड सर्विसेज एज अ वैल्यूएबल एलिमेंट. समझ रहा है? या सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, प्रोफेशनल्स होते हैं ना जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रिसिट बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं. तो ये लाइक एक मेथड दिया है AS9 में कि लमसम अमाउंट इफ यू हैव टेकन एंड यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओवर द पीरियड, प्रोपोर्शनेट बेसिस, परसेंटेज बेसिस यू कैन रिकॉग्नाइज. अंडरस्टूड? आई थिंक सो. ये बोला था मैंने लास्ट ईयर में, लॉयर का वगैरह एग्जांपल दिया था. एनीवेज नो प्रॉब्लम. चलो आगे बढ़ू. यहां तक समझा? पक्का? लास्ट पार्ट जल्दी हो जाएगा थोड़ा आज. क्या मैसेज कर रहा है, कमिंग सुना. सुन इधर. ओके, कम सून. घरे अलाउड નથી એમ. चलो सुनो. लास्ट पार्ट, देर आर 3 एरियाज इन दिस स्टैंडर्ड. अग्री? एक सेल ऑफ गुड्स में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करने का, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में, एंड थर्ड यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर्स. तो लास्ट पार्ट, यूज ऑफ yielding interest, royalty and dividend. तीनों पे एक क्वेश्चन है, मतलब टोटल ऐसे 2 क्वेश्चन है. ओके, ये लैंग्वेज समझाना. यूज ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर्स. हम कौन है? एंटरप्राइज. हमारे रिसोर्स कौन यूज करेंगे? कोई और. रिसोर्स मतलब एसेट्स. मैंने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया है, मतलब मैंने रिलायंस को मेरा एसेट दिया है, कैश दिया है. अग्रीड? रिलायंस वो मेरा कैश यूज करके प्रॉफिट कमाएगा और प्रॉफिट कमा के मेरे को क्या देगा? डिविडेंड. तो माई रिसोर्सेस आर यूज्ड बाय अदर्स. आई विल गेट इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड. बोलो. इंटरेस्ट इनकम, इनकम का बात चालू है. इंटरेस्ट एक्सपेंस का बात AS16 में आता है, बोरोइंग कॉस्ट. AS9 इंटरेस्ट इनकम का बात करता है. बोलो. इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कौन से बेसिस पे होगा? मतलब रिसिट बेसिस पे. हाँ बोलो. या अक्रूवल बेसिस, बट लैंग्वेज दिया है, 1 मिनट, लैंग्वेज ये दिया है ऑन टाइम प्रपोर्शन बेसिस. आपने AS13 सीखा रहेगा. सीखा नहीं सीखा? उसमें अक्रूड इंटरेस्ट आता था लास्ट में, और वो अक्रूड इंटरेस्ट टाइम प्रपोर्शन, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स का फैक्टर कंसिडर करके ही कैलकुलेट करते थे ना सब जगह पे. इसलिए इंटरेस्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम प्रपोर्शन बेसिस. यू कैन से अक्रूवल. फेयर इनफ. रॉयल्टी सुनाइए. हेलो. रॉयल्टी विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन. बोलो बरोबर है. ऑन. ऑन.
अक्रूवल बेसिस से ये रिकॉग्नाइज करने का। क्लियर? What about dividend? Have you heard about dividend? बोलो डिविडेंड। यू नो AS 13 में भी डिविडेंड का बात होता है। AS 13 सुना है? सर ने करवाया है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। AS 13 में भी डिविडेंड का बात होता है। AS 13 talks about how to record dividend. So there are two accounting treatments. Pre-acquisition dividend will be credited to investment account. Post-acquisition dividend will be credited to P&L account. बराबर है? That is given by AS 13. That is given by AS 13. Agreed? AS 9 क्या बोलता है? When to recognize dividend. AS 13 बोलता है हाउ टू रिकॉग्नाइज डिविडेंड। AS 13 बोलता है रिकॉर्ड कैसे करूं, किधर क्रेडिट करूं, तो इन्वेस्टमेंट में करूं कि P&L में करूं, दैट इज गिवन बाय AS 13 वेदर इट इज प्री और पोस्ट। अग्रीड? AS 9 क्या बोलता है? व्हेन टू रिकॉग्नाइज, कभी रिकॉर्ड करूं। ये पहले तुमको समझा, मीनिंग समझा गया? हाँ बोलो, व्हेन टू रिकॉग्नाइज डिविडेंड। रिसिट बेसिस। ओके, डिविडेंड का स्टोरी तो आपको पता रहेगा। पहले डिविडेंड क्या होता है? वी कैन से पहले डिविडेंड प्रपोज होता है। कौन प्रपोज करता है? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। 31st मार्च इज अवर ईयर एंडिंग। अप्रैल मंथ में डिविडेंड प्रपोज होता है आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L। नेट प्रॉफिट मिल जाता है। आफ्टर गेटिंग नेट प्रॉफिट, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल प्रपोज डिविडेंड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोज? प्रपोज मतलब क्या? प्रपोज मतलब डिविडेंड ऑफर करते हैं। प्रपोज का मतलब नहीं पता, ऑफर करे। स्माइल तो देख, खुश हो गया। या एक मिनट, डिविडेंड प्रपोज कौन करता है? डायरेक्टर्स। किसको? शेयर होल्डर्स। उसके बाद शेयर होल्डर्स क्या बोलते हैं? कबूल है, मतलब शेयर होल्डर्स विल अप्रूव डिविडेंड। कहां पे? AGM में। AGM में दे विल अप्रूव डिविडेंड। अप्रूव होने के बाद क्या होता है? डिविडेंड डिक्लेयर होता है एंड फिर डिविडेंड पे होता है। हेलो, पहले क्या होता है? बराबर है। फिर अप्रूव, हाँ बोलते हैं। फिर मार्केट में डिक्लेयर करने का, नहीं तो फंस जाएगा। एक भी सीक्वेंस उल्टा हुआ तो फंसने वाला है। एंड फिर पेमेंट करने का। डू यू अग्री विद दिस? या, सो दैट इज द सीक्वेंस। आई कैन से दैट AS 4 is also talking on this particular area. AS 4 is talking about dividend from whose point of view? You know, company's point of view. AS 4 में पैरा 14 में ये दिया है कि डिविडेंड का क्या करने का, कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड करने का। करेक्ट? दैट पार्ट यू विल लर्न इन कंपनी फाइनल अकाउंट्स, वहां पे सीखेंगे। हम यहां पे क्या सीख रहे हैं कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन टू रिकॉग्नाइज डिविडेंड। AS 4 भी डिविडेंड का बात करता है, AS 13 भी डिविडेंड का बात करता है। AS 13 is from investors point of view, how to record. AS 9 investor point of view because revenue income का बात करता है, तो investor point of view when to record. And AS 4 is talking from company's point of view के when to record. I hope you are understanding this. If I will pass one single liner, then answer is very simple. Dividend will be recorded either by company or investor on declaration basis. सिंगल लाइनर। एज अ स्टूडेंट यही याद रखना है, जब भी डिक्लेयर किया तभी रिकॉर्ड करने का, ऑन डिक्लेरेशन बेसिस। ये क्लियर है? हाँ, अभी AS 9 का लैंग्वेज जो दिया है वो अपने को बाय ऐड करके लिखना पड़ेगा। करेक्ट? AS 9 बोलता है डिविडेंड इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन
राइट्स टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। क्या बोला है? व्हेन राइट्स टू रिसीव those rights are established. When rights to receive dividend is established, on that time we can recognize dividend. Do you agree with this? Yes. You know, हमारे डिविडेंड के राइट्स एस्टैब्लिश कभी होते हैं? जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है। आफ्टर डिक्लेरेशन कंपनी कैन नॉट बैक ऑफ। आफ्टर डिक्लेरेशन कंपनी हैज टू पे डिविडेंड विद इन 30 days. इट इज मैंडेटरी। समझता है? ये डिविडेंड डिक्लेयर किया, फिर शेयर होल्डर को पे करने गए, शेयर होल्डर अनट्रेसेबल है तो अनट्रेसेबल समझता है? अनट्रेसेबल समझता है? नहीं समझता? शेयर होल्डर का अकाउंट डिटेल चेंज हो गया है या अनट्रेसेबल है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में क्या दिखाएंगे? डिविडेंड पेएबल है और पैसा आई थिंक सो आप फर्स्ट लेक्चर नहीं आए थे। मैंने एक स्टेटमेंट पास किया था, इफ यू रिमेंबर, देयर इज नो मनी ऑन द लायबिलिटी साइड। फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर। रिजर्व में कोई पैसे नहीं होते हैं। आप बोल रहे हो रिजर्व में पड़ा रहेगा। रिजर्व इज जस्ट अ सेकेंड इफेक्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देयर इज नो मनी ऑन द लायबिलिटी साइड। तुम सीरियसली नहीं लेते हो मेरा स्टेटमेंट, वो बात अलग है, बट मैंने ये बोला है। मैं हर बैच में फर्स्ट लेक्चर में 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करता है जो मेरे को स्टैंडर्ड्स में लगते हैं, and this was one of them. There is no money on the liability side. Dividend payable will be shown on the liability side and that money will be there in escrow account of bank. तो asset side पे बैंक में रहेगा। escrow account is specifically opened for this type of transactions. block करके रखते हैं उसमें, so company will not use that money. कंपनी शेयर होल्डर का पैसा डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद यूज नहीं कर सकता, नहीं तो सबको रॉन्ग एड्रेस पे भेजेगा, रॉन्ग अकाउंट में भेजेगा, फिर बोलेगा मिल नहीं रहे हैं शेयर होल्डर, एंड खुद यूज करेगा। दैट इज नॉट अलाउड। समझ रहा है? बोलो। सो कंपनी कितने साल तक रखेगा ये पैसा? ट्रेस अनट्रेसेबल सब जितना साल तक हम वेट करेंगे उसका, कभी ना कभी तो आएगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 8 years तक कंपनी विल मेंटेन दैट मनी। आफ्टर 8 years इट विल बी ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड बनाया हुआ है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में कंपनी हैज टू ट्रांसफर दैट अमाउंट। कंपनी कैन नॉट यूज फॉर इट्स ओन ऑपरेशंस। तुमको मेरा भाषा समझता है क्या? क्लियर? सो देर इज नो मनी ऑन द लायबिलिटी साइड। स्नेह तू भी नहीं था ना फर्स्ट लेक्चर? हाँ, सेकेंड लेक्चर आके थर्ड लेक्चर बोला नहीं आएगा सर, थियरी पढ़ाते हो आप, मेरे को याद है। अरे एनीवेज आपको याद रहेगा ना ये। आगे बढ़े। सो आई होप यू अंडरस्टूड फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तभी कंपनी रिकॉर्ड करेगा। नाउ फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू डिविडेंड कभी रिकॉर्ड होगा? व्हेन राइट्स टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। हमारे राइट्स कभी एस्टैब्लिश होंगे? कंपनी डिक्लेयर करेगा। सो कंपनी डिक्लेयर करेगा, उसके बाद कंपनी कैन नॉट बैक ऑफ। कंपनी हैज टू पे डिविडेंड। सो जब भी कंपनी ने डिक्लेयर किया वी कैन रिकॉर्ड दैट डिविडेंड। ये AS 9 ने बोला। प्रैक्टिकली क्या होता है? हम रिसिट होता है ना तभी रिकॉर्ड करते हैं प्रैक्टिकली, बिकॉज डिक्लेयर कभी करते हैं वो पता भी नहीं चलता है हमको।
मेरे तो अकाउंट में क्रेडिट होता है, मेरे को इंटीमेशन आता है, तभी मैं रिकॉर्ड करता है। इनफैक्ट मैं तो बुक्स भी मेंटेन नहीं करता, क्या ज़रूरत है। बट एक कंपनी रहेगा, उसने दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उसको डिविडेंड जब भी मिलता है तभी वो लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। बट लैंग्वेज क्या लिखने का, व्हेन राइट्स टू रिसीव डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड, इन अदर वर्ड्स ऑन डिक्लेरेशन बेसिस। क्लियर? पक्का? ऐसा दो टाइप का डिविडेंड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल डिविडेंड? लास्ट ईयर डिविडेंड इज paid in current year by the company. That dividend is called as final dividend. And interim dividend क्या होता है? Current year dividend paid by the company in the current year, that is interim dividend. Do you agree? चलो डिविडेंड का बात निकला है, और एक पॉइंट बताता हूं, सुन लो। कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। ये तुमको ऐसे सुनने में इंटरेस्ट है क्या? देखते रहते हैं। हाँ, ओके, ठीक है सर। कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। लास्ट ईयर का डिविडेंड कभी पे करेगा? हाँ, तो करंट ईयर के प्रॉफिट से पे नहीं कर सकता। ऐसा 3 महीना हो चुका है तो फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट आया रहेगा, यू कैन नॉट यूज दैट प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर डिविडेंड। करंट ईयर इज लास्ट ईयर्स फ्यूचर। So company cannot pay dividend out of future profits. Company can pay dividend out of either current year profit or past profits. ये लॉस होएगा तो डिविडेंड पे कर सकते हैं क्या? करंट ईयर में लॉसेस हैं बहुत। हाँ, लास्ट ईयर में उसके पहले भी प्रॉफिट्स थे, बट कैन कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड in the year of loss or in the year of insufficient profits? Yes or no? Answer is yes. Company can declare dividend in the year of loss or in case of insufficient profit. कहाँ से डिक्लेयर करेगा? Out of divisible profits. सारे रिजर्व में से डिविडेंड नहीं दे सकते। नॉन डिविजिबल नॉट अलाउड, only divisible profits are allowed. So out of divisible profits company can declare dividend subject to 3 conditions which are given under company's declaration of dividend rules 2014. समझ रहा है? 3 कंडीशन दी है। लॉस हुआ तो एक्चुअली डिविडेंड नहीं देना चाहिए, पर फिर भी कंटिन्यूअस डिविडेंड पेइंग कंपनीज रहेंगे, दे जनरली पे डिविडेंड बिकॉज दे आर पेइंग एवरी ईयर. They said this loss is part and parcel of our business, that is not a big deal, but we will pay dividend to the shareholders. तो 3 कंडीशंस दी है, 3 कंडीशन फुलफिल करो, उसके बाद में अगर प्रॉफिट में से दे सकते हो तो दे दो. उस पे कुछ क्वेश्चंस आप अप्रोप्रिएट टाइम पे कंपनी फाइनल अकाउंट में सीखेंगे. समझते हैं क्या बात करता है? पक्का? आगे बढ़ूं मैं? ओके, ये क्या कंप्लीट किया हमने? डिविडेंड का जरा फाइनल डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, बराबर. अभी मेरे को बोलो ये कौन से बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में जब भी डिक्लेयर होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. इंटरिम डिविडेंड कौन से बेसिस पे? रिसिट बेसिस पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे. ये तो पता भी नहीं चलता, इंटरिम तो डायरेक्ट आ जाता है. डायरेक्ट अकाउंट क्रेडिट होता है तो देखते हैं क्या आया, तो मेल आया रहता है इंटीमेशन. डिक्लेयर में कैसा रहता है? कंपनी विल डिक्लेयर. ओके, डिक्लेयर. चलो, डिक्लेरेशन मतलब व्हाट कंपनी विल डिक्लेयर, बोल. और नहीं, मतलब रिकॉर्ड डेट विल बी डिक्लेयर्ड एंड डिविडेंड रेट, इट कुड बी इन एब्सोल्यूट फॉर्म, इट कुड बी इन रिलेटिव फॉर्म. आजकल सब एब्सोल्यूट फॉर्म में होते हैं, रुपीस के फॉर्म में. परसेंटेज फॉर्म में रहेगा तो इन्वेस्टर मिसगाइड हो जाएगा. रिलायंस ने 70 रुपीज का डिविडेंड दिया था अभी 2 साल पहले. 70 रुपीज, फेस वैल्यू 10 रुपया, मतलब 700% डिविडेंड है.
हेडलाइन आएगा, रिलायंस हैज डिक्लेयर्ड 700% डिविडेंड, बट दैट शुड बी ऑन फेस वैल्यू नो। और मार्केट में 1200 का भाव, 1400 का भाव है, तो 1400 पे मैं 70 रुपीज़ गिनूँ तो 0.5% हुआ सर, आई कैन से 5% हुआ 70 रुपीज़। पर डिक्लेयर क्या किया? 100% डिविडेंड, अब दे रहा है 5%। यू आर मिसगाइडिंग द इन्वेस्टर्स। इसलिए अभी सेबी बोलता है एब्सोल्यूट फॉर्म में डिविडेंड डिक्लेयर करो, डू नॉट मिसगाइड द इन्वेस्टर्स, बिकॉज मार्केट बहुत ऊपर बढ़ चुका है, सारे शेयर्स फेस वैल्यू के नज़दीक भी नहीं है, फेस वैल्यू से बहुत ऊपर है। इसलिए आज सब रुपीस के फॉर्म में आते हैं डिविडेंड, 5 रुपीज, 7 रुपीज, 10 रुपीज एंड सो ऑन। बहुत सारे डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज कंटिन्यूस डिविडेंड देते हैं, हर साल देंगे, पता भी नहीं, अपने को तो पता भी नहीं चलता, अचानक बड़ा बड़ा अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, फिर पता चलता है ये एक कंपनी का डिविडेंड आया, ये कंपनी का डिविडेंड आया, पर उसके लिए शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ता है अच्छे कंपनी के, तो डिविडेंड आता है। समझ रहा है? एनीवेज, यहाँ तक क्लियर एवरीबॉडी? इंटरिम डिविडेंड विल बी रिकॉर्डेड ऑन रिसिट बेसिस एंड फाइनल डिविडेंड ऑन डिक्लेरेशन। मैनेजेबल? याद रहेगा ना? एक नोट लिख लो सिर्फ, if dividend is received in foreign currency, and requires foreign exchange permission, then should be recorded on receipt basis. क्या लिखा एक बार फर्स्ट लाइन बोलो ना जरा। डिविडेंड, एक सेकेंड, इफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट दोनों लिखो, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। कोई भी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट अगर फॉरेन कंपनी से आ रहा है, लाइक मैंने कोई कंपनी के, फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदे हैं, फॉरेन कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड आ रहा है विच रिक्वायर्स फॉरेक्स परमिशन, फॉरेन एक्सचेंज परमिशन, देन रिसिट बेसिस पे रिकॉर्ड करने का, डू नॉट रिकॉर्ड ऑन डिक्लेरेशन बेसिस। अग्रीड? लास्ट पार्ट, 2 minutes, लिखो नेक्स्ट। Uncertainty as to collectability. Uncertainty as to collectability मतलब कलेक्शन इज अनसर्टन, क्या करने का। एक एग्जाम्पल देता हूं, सुनना। आई हैव सोल्ड गुड्स इन द मॉर्निंग, तभी मुझे पता था कि पैसा मिलने वाला है कस्टमर के पास से, अदरवाइज तो मैं सेल ही नहीं करता। करेक्ट? इवनिंग तक पता चला कि यार इसने ये पार्टी ने मार्केट में बहुत जन का पैसा डुबाया है, सो इट इज नाउ अनसर्टन कि कलेक्शन होगा कि कलेक्शन नहीं होगा, तो क्या करने का, बोलो।
सेल रिकॉर्ड हो गया तो प्रोविजन करने का, सेल रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड मत करो, आज तो मत करो, वो मिलेगा तभी देखेंगे. डू यू अग्री विद दिस? लिखो इधर, इफ रेवेन्यू if revenue is already recorded, then create provision, that is RDD. Correct? Revenue is not yet recorded. Then do not record revenue. बोलो, manageable? Everybody? That's it. Theory is over. अभी lecture will get over around 7 o'clock. 1 hour 45 minutes is sufficient maximum side to complete all the questions. Correct? थियोरेटिकल स्टैंडर्ड है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं. जरा भी टाइम पास नहीं करना और ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने का. वी विल हैव डिटेल डिस्कशन. करेक्ट? बिकॉज सारे आंसर्स प्रिंटेड है. अभी ये फर्स्ट नहीं आया ना तो बहुत सिंपल है, चैप्टर छोड़ देने का. आई विल रीड क्वेश्चन नंबर 1. आंसर्स नहीं पढ़ना इधर का. ये 13 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ना, दैट इज मैक्सिमम. इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें. सब छानबीन करके लाया हूं. सो जो भी मैंने बनाया है, ये कंपाइलर भी इन्वॉल्व है उसमें, पूरा सब इंक्लूड करके लाया. अर्ली बर्ड बुक में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था. सो यू गॉट बेस्ट प्रोडक्ट आई कैन से. करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 1 अभी ध्यान से, बहुत सिंपल है. Y company limited used certain resources of X company limited. Resources मतलब assets. Resources मतलब assets. कौन किसके यूज कर रहा है? Y company X के asset यूज कर रहा है, तो वो X को कुछ पे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. In return X company received what? 10 lakh and 15 lakhs interest and from Y company so and so. You are required to state whether on what basis this revenue can be recognized. बोलो, interest कौन से basis पे? Time proportion basis. Do you agree with this? Royalty on what basis? Simple. पढ़ लो आंसर डिटेल में. Fair enough. Simple. Shall I proceed, guys? Question number 2. X Limited has recognized rupees 10 lakhs on accrual basis income from dividend on units of mutual funds.
of the face value of rupees 50 lakhs held by it at the end of financial year 31st March 2003. समझा नहीं समझा? X Limited has recognized what? 10 lakh rupees on accrual basis dividend from mutual funds. अभी इसने accrual basis पे recognize किया है dividend. Correct है कि wrong है? Wrong है. कौन से basis पे होना चाहिए? When rights to receive dividend is established, मतलब declaration basis. पढ़ो आगे. Dividend on mutual funds were declared at 20% rate on 15th April 2003. Correct? The dividend was proposed on 10th March 2003. बोलो proposal basis पे कि declaration? 15th April 2003 मतलब 2003-4 में ये dividend record होना चाहिए. वो लोग ने किस पे रिकॉर्ड कर दिया है? 2-3 में रिकॉर्ड कर दिया है. करेक्ट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है. पढ़ो आंसर. Accounting Standard 9 on revenue recognition states that dividend from in shares are in P&L until क्या लिखा है? अपने को पॉजिटिव लिखने का. As per AS 9 revenue recognition, dividend should be recognized when rights to receive dividend is established. ये प्रोविजन हो गया. समझाइए आगे. In the given case, dividend is proposed on which date? When it is declared on which date? बोलो 2003. Hence the rights to receive dividend is established on 2003. As per the above mentioned paragraph, income from dividend on units of mutual fund should be recognized by X Limited in the financial year ended 31st March 2004. Correct? The recognition of 10 lakh rupees on accrual basis in the financial year 2002-3 is not as per AS 9. वो लोग ने जो किया है that is not in contention of or not in line with AS 9. Manageable? Yes. ये first and second question clear? Yes. बस ऐसे 13 है. तो ये तो 1-1 मिनट का है सर, तो अभी 15-20 मिनट में तो हो जाएगा. देखते हैं. ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, क्वेश्चन 3 वाला. इफ यू रिमेंबर, वो क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डिसाइडेड ऑन विच डेट? 31st मार्च को इवनिंग में बोर्ड मीटिंग किया. दे आर इंक्रीजिंग व्हाट? सर्टन आइटम्स गुड्स सोल्ड. ये क्या लिखा है? बावरे हो गए. रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1st January 2007. मतलब क्या? हम 31st को इवनिंग में बैठे हैं 31st मार्च को और हम बोल रहे हैं 10% प्राइस इंक्रीज करो. तो सब क्या सोचेगा? प्रोस्पेक्टिवली अप्रैल से बढ़ेगा प्राइस. बोलते नहीं 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 नहीं, जनवरी से. रेट्रोस्पेक्टिवली. तो हमने ऑलरेडी गुड्स बेच दिया है पास्ट 3 मंथ्स में. बोलता है उसको रिवाइज्ड इनवॉइस भेजो कि प्राइस बढ़ चुका है एंड यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट. ये प्राइस बढ़ाने के कारण क्या हुआ मालूम है? उनका रेवेन्यू बढ़ गया. पढ़ो. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन टेकन बाय द कंपनी हैज टू रिसीव 5 lakh rupees एडिशनल फ्रॉम इट्स कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स मेड बिटवीन 1st January to 31st March. अभी बोलो ये 5 लाख एडिशनल रेवेन्यू है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस. 5 लाख का रेवेन्यू बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, बट क्यों नहीं करना चाहिए? कलेक्शन इज नॉट सर्टन. सेल हो चुका है, सेल हो गया है, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर्ड. डू यू अग्री? अमाउंट पता है? पता है. कलेक्शन सर्टन है क्या? कौन देगा कौन नहीं देगा किसको पता है? सो क्या बोलने का? रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड बी पोस्टपोन टिल द टाइम ऑफ कलेक्शन. अभी मत रिकॉर्ड करो, जब भी कलेक्शन होएगा तो रिकॉर्ड करने का. मींस एज एन अकाउंटेंट वी हैव टू से, वी हैव टू असेस द अल्टीमेट सर्टनिटी अबाउट कलेक्शन ऑफ द अमाउंट. लैंग्वेज समझा? या सो वी हैव टू असेस दैट. चेक करो. पैराग्राफ नंबर बात नहीं करना है. AS name and numbers. As per AS 9 revenue recognition, the additional revenue on account of increase in sales price with retrospective effect decided by board of director of X Limited 5 lakh to be recognized as an income for 2006-7 only if the company is able to
assess the ultimate collection with reasonable certainty. समझा कि नहीं समझा? If at the time of raising any claim it is unreasonable to expect ultimate collection, revenue recognition should be. Any doubt? Question number 4. Again, question is based on what? Collection. I will read. Arjun Limited. हम कौन है? Arjun Limited sold farm equipments through its. हम अर्जुन लिमिटेड है, हमारे फार्म इक्विपमेंट हम बनाते हैं और डीलर्स को बेचते हैं. डीलर्स ये फार्मर्स को बेचते हैं. तो डीलर्स को जो हम फार्म इक्विपमेंट सेल करते हैं ना, उसको हम 14 डेज का क्रेडिट देते हैं कि यू हैव टू मेक पेमेंट विद इन 14 डेज. इफ यू विल नॉट मेक पेमेंट विद इन 14 डेज 15% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड. ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन पे हम डीलर्स को इक्विपमेंट बेचते हैं. पास्ट में कभी हमने ऐसा कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है और हमने कलेक्ट भी नहीं किया. करेक्ट. कभी कभी डीलर लेट पेमेंट करते थे, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 15 दिन. सो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते थे बिकॉज वी हैव सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप विथ डीलर्स. समझता है? सी, बिजनेस अल्टीमेटली तो रिलेशनशिप पे होता है. इफ यू हैव गुड रिलेशन विथ योर कस्टमर, गुड रिलेशन विथ योर सप्लायर्स, you are making all payments on timely basis, customers are happy with your product and behavior also. प्रोडक्ट कितना भी अच्छा रहेगा, बिहेवियर नहीं रहेगा, जेनजी एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं? या कोई भी रहेगा ना, अभी कहाँ पे भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, चिल्लम चिल्ली कोई करता रहेगा उधर अंकल, आप दूसरी बार उधर नहीं जाएंगे. नॉर्मल साइकोलॉजी, तो फ्री में थोड़ी ले रहे हैं. सो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, अभी सुनना, पास्ट में मैंने कभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है. वो किसको? डीलर्स लोग को. क्यों? बिकॉज वी हैड दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप. कभी कभी लेट पेमेंट करते थे तो मैं इंटरेस्ट चार्ज कभी नहीं किया है. करेक्ट. अभी करंट ईयर में थोड़े बहुत डीलर्स ने लेट पेमेंट किया है, तो अपना अकाउंटेंट नया आया है. अकाउंटेंट ने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देख लिए. बोलता है सर वी हैव टू चार्ज इंटरेस्ट. एंड इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे हम लोग, फिर अक्रूवल बेसिस पे हम रिकॉर्ड भी कर देंगे एज एन इनकम. बिकॉज इंटरेस्ट तो AS9 के हिसाब से अक्रूवल पे ही होना चाहिए, वो रिसिप्ट पे थोड़ी होना चाहिए. बट पास्ट में बाय लुकिंग एट द हिस्ट्री वी हैव नेवर चार्ज्ड इट एंड नोबडी हैड पेड इट इन द पास्ट. तो अभी बोलो, ये इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज अक्रूवल बेसिस पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. Because collection is uncertain. We have to check what? We have to assess the ultimate collection. क्या बोल रही है? करना बंद. क्या इतना नहीं सुनेगा तू? रिमोट दो उधर. इतना तो सुन. प्रैक्टिस करना पड़ता है बेटा सुनने का. हाँ, हो जाएगा धीरे धीरे. नया लग रहा है. अरे रिमोट का बात कर रहा है, वो प्लास्टिक के कवर में है तो नया लग रहा है. तू क्या समझ रहा है? हद हो गया यार. इसलिए हम पेरेंट्स मीटिंग बुलाते ही नहीं, इंटर में तो नहीं बुलाते. चलो आगे बढ़े. 1 मिनट. शैल वी प्रोसीड? ये पॉइंट समझा कि अर्जुन लिमिटेड वाला पक्का. डीलर को हमने पास्ट में कभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, तो वी डोंट नो वेदर इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू रिकवर दैट इंटरेस्ट और नॉट. सो कलेक्शन इज अनसर्टन, हेंस रिकॉग्निशन शुड नॉट बी डन, और रिकॉग्निशन शुड बी पोस्टपोन्ड टिल द कलेक्शन इज मेड. अग्रीड? पढ़ लो आगे. Delay interest. Company has not realized this interest from the dealers in the past. However, for the year ending 31st March 2015,
It wants to recognize interest due on the balance due from dealers. The amount ascertained 9 लाख रुपीस, 9 लाख का इंटरेस्ट बनता है. किसी ने 1 महीना लेट पे किया रहेगा, किसी ने 15 दिन, किसी ने 2 महीना. तो अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9 लाख का इंटरेस्ट बन रहा है. Decide whether the income by way of interest from dealers is eligible for recognition as per AS9. क्या लिखने का? As per AS9 revenue recognition, normally interest should be recognized as an income on time proportion basis. But we have to check what? Certainty about amount and collection both. If collection is uncertain, then revenue recognition should be postponed. समझता है? पढ़ो. As per AS9 क्या लिख रहा है? Where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, the revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty inverted. In such cases, the revenue is recognized only when it is reasonably certain that ultimate collection will be made. In this case, the company never realized interest for the delayed payments made by the dealers. Hence, it has to recognize interest only if the ultimate collection is certain. The interest income, hence, is not to be recognized. समझा? पक्का? 4 क्वेश्चन याद रहेगा यहाँ तक का. फर्स्ट क्या था? इंटरेस्ट रॉयल्टी कैसे रिकॉग्नाइज करने का. सेकंड डिविडेंड वाला था. और थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्या है? कलेक्शन इज अनसर्टन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अब ये क्वेश्चन 5th आप लोग पढ़ेगा. ये अगर नहीं आया ना तो चैप्टर कभी करना नहीं. रीड दिस. ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ टू डिस्पैच गुड्स वैल्यूइंग एवरी फॉर upon receipt of entire payment. B Limited accordingly made the payment of, बोलो, एंट्री बोलो 1 लाख का. हमने रिसीव किया. बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस अकाउंट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट. डेटर कैसे क्रेडिट करेगा तू? पहले एडवांस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. अग्रीड? चलो. एंड ए लिमिटेड स्टार्टेड डिस्पैचिंग गुड्स इन 3rd मंथ, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ का ट्रांसफर हो गया है, डिस्पैच हो गया. एंट्री बोलो. एडवांस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000 फर्स्ट मंथ के एंड में पास किया रहेगा. सेकेंड मंथ में भी एडवांस टू सेल्स 25,000. गया कि गया? पक्का. सो 50,000 का एंट्री हो चुका है. 1 मिनट. एंट्री क्या बना 50,000 का? एडवांस टू सेल्स. मतलब जब भी एडवांस मिला तभी लायबिलिटी क्रिएट किया और फिर उसको सेल्स में ट्रांसफर किया तो लायबिलिटी को इनकम में ट्रांसफर किया. दोनों क्रेडिट बैलेंस है. हेलो? यहां तक समझा? इन 3rd मंथ ड्यू टू व्हाट? कम ऑन. बी लिमिटेड रिक्वेस्टेड ए लिमिटेड नॉट टू until though A Limited is holding worth rupees ready for 50,000 का गुड्स उसके पास रेडी पड़े. बोलो 50,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन सा 50,000? 3rd एंड 4th का. फर्स्ट एंड सेकंड का तो कोई डाउट ही नहीं है. वो देखो पढ़ो इधर. पब्लिक को ये पढ़ के भी डाउट आता है. ए लिमिटेड अकाउंटेड व्हाट? कम ऑन. तो ये कौन सा 50,000? फर्स्ट एंड सेकंड मंथ का सेल रिकॉर्ड हो गया है एंड ट्रांसफर्ड बैलेंस टू, कम ऑन, मतलब एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट में डाल के रखा है, बाकी का 50,000. करेक्ट है कि रॉन्ग है? बोलो. 3rd एंड 4th मंथ का एडवांस अकाउंट में डाला है, वो करेक्ट है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज. कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए. फिजिकल डिलीवरी इज नॉट इंपॉर्टेंट. करेक्ट? अकॉर्डिंग टू AS9 इन केस ऑफ, क्या लिखा है? Sale of goods, the physical delivery of goods is not important for revenue recognition. What is relevant is transfer of, come on,
where delivery is delayed at buyer's request, buyer takes what? Accepts what? मतलब उसने इनवॉइस एक्सेप्ट कर लिया है, करेक्ट. रेवेन्यू शुड बी recognized immediately, notwithstanding that physical delivery has not been completed, so long as there is every expectation that delivery will be made. However, the item must be on identified and ready for delivery to the buyer at the time the sale is recognized, rather than there being simply an intention to acquire or manufacture the goods in time for delivery. Here in this case, on request of B Limited, goods worth rupees 50,000 ready for dispatch, but are held with A Limited until further notice is received from B Limited for its delivery. ये समझा? Therefore, A Limited will recognize 50,000 as its revenue for that period. कौन सा period? 3rd and 4th month. I hope you can understand and write. अभी सेल ऑफ गुड्स का कोई भी कॉन्सेप्ट आया तो अपने को उसका 3 कंडीशन है, वो लिख सकते. करेक्ट. क्या 3 थे? ओनरशिप, दैट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड, अमाउंट शुड बी सर्टन, कलेक्शन शुड बी सर्टन. तो प्रोविजन में वो लिख देने का. उसके बाद में यू शुड जस्टिफाई कि फिजिकल डिलीवरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइटल ट्रांसफर इज इंपॉर्टेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, ओनरशिप ट्रांसफर किया वो इंपॉर्टेंट है, पोजीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. क्लियर? ये याद रहेगा क्या? सब ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं अभी जो करवा रहा हूँ. ये टिपिकल एग्जाम में आते हैं, दिखते हैं लिटरली कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का कि नहीं करने का. अभी ये भी मैंने करवाया. मेरे साथ रहना, जोड़े रहो. ये तुम पढ़ो थोड़ा, नहीं तो 7 नहीं बजेगा. जल्दी अभी हो जाएगा 6 बजे. रीड. मेसर्स मून लिमिटेड सोल्ड गुड्स. कितने का है? टू मिस्टर स्टार. कैन आई से सेल का बात कर रहा है, रेवेन्यू का बात कर रहा है. अग्रीड. 6,50,000 का गुड सेल किया. मिस्टर स्टार आस्क फॉर व्हाट? कम ऑन. ट्रेड डिस्काउंट का क्या करने का? याद है ना? If it is given in normal ordinary course of business, then it should not be recorded. It will be deducted from sales, and net sales will be recorded in the books. मतलब 650 minus 53, 597. तो 597 का सेल रिकॉर्ड होना चाहिए. ट्रेड डिस्काउंट अगर ऑर्डिनरी कोर्स में दिया है तो, नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स. तो 650 पे सेल रिकॉर्ड करने का, डिस्काउंट पीएनएल में मारेंगे, डेबिट. बराबर है. And the same was agreed by, बोलो, Messrs Moon Limited. The sale was effected, goods are dispatched. On receipt of goods, Mr. Star has found that goods worth rupees 67,000 are defective. कितने का सेल किया था? 650. उसमें डिस्काउंट कितना मांगा? 53. और उसने गुड्स रिटर्न कितना कर दिया? 67. कैन आई से इट इज सेल्स रिटर्न? बराबर है ये? ओके. Mr. Star returned defective goods to Messrs Moon Limited and made payment due amounted to 5,30,000. 530 का नेट अमाउंट बचता है ना, माइनस करके उसने उतने का पेमेंट भी कर दिया. ये समझा कि नहीं समझा? The accountant of, come on, booked what? Come on, for 530. 530 का सेल है. 530 का सेल करेक्ट है कि रॉन्ग है? सेल्स रिटर्न माइनस करके सेल रिकॉर्ड होता है क्या? नहीं. सेल्स रिटर्न इज अ सेपरेट अकाउंट. जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस वी डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिट साइड. डू यू अग्री विद दिस? पक्का? ओके. नाउ टेल मी अमाउंट कितना? 597 if trade discount is given in ordinary course of business, and if not given in ordinary तो 650. याद रहेगा? दोनों ऑल्टरनेटिव लिखने का. करेक्ट. एंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट? कितना रेवेन्यू बुक होना चाहिए, बरोबर ना? सो रेवेन्यू का डेफिनेशन भी लिखने का. यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू? क्या था बोलो जरा? रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स, अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस
from sale of goods, rendering of services, or use of enterprise resources by others, yielding interest royalty. याद रहेगा रेवेन्यू वाला क्वेश्चन? हाँ, अभी ध्यान देने का, इंपॉर्टेंट डिस्कशन. अभी सारे नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं. नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस आर गुड क्वेश्चंस जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किए. For the year ended 31st March 2021, pay attention. 31st March 21, KY Enterprises, हम KY Enterprises हैं, has entered into the following transaction. 31st March 2021, KY supplied what? Two machines to its customers. नाम क्या है? 2 मशीन दिया. फर्स्ट मशीन कैसा है मालूम है? बोथ द मशीन्स आर एक्सेप्टेड बाय ST ऑन 31st मार्च ओनली. तो बोलो दोनों सेल हो गया कि नहीं हुआ? दोनों मशीन का सेल हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ऐसा दिख रहा है, बिकॉज एक्सेप्ट किया है. मशीन वन वॉज अ मशीन दैट वॉज routinely supplied by KY to many customers and installation process was very simple. Let us assume हम इलेक्ट्रिक शॉप, हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है. इलेक्ट्रॉनिक शॉप में से एक कस्टमर आया, उसको मैंने लैपटॉप दे दिया. अभी उसका इंस्टॉलेशन तो बहुत सिंपल है, करेक्ट? वो इंस्टॉल कर लेगा अपने हिसाब से और चालू हो जाएगा. फिर दूसरा वो AC भी लेके गया. दोनों का बिल 31st को मैंने बना दिया. बोथ द प्रोडक्ट्स आर एक्सेप्टेड बाय हिम, करेक्ट? फिर मैंने उसको पूछा कि आप AC का इंस्टॉलेशन हमसे करवाना चाहते हो कि बाहर वालों से, क्योंकि एक्सटर्नल वेंडर्स आर ऑल्सो अवेलेबल. तो बोला नहीं, कंपनी का ही आदमी भेज देना. आई सेड उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा. ही सेड नो प्रॉब्लम. तो एक लाइक 2000 रुपीज़, 2 नहीं एक्चुअली 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा. तो मैं बोला ही विल कम विद इन 5 days एंड ही विल इंस्टॉल दैट AC. ये कमिटमेंट इलेक्ट्रॉनिक शॉप ने कस्टमर को दिया है. बोथ द मशीन्स, दोनों मशीन ही है, एक लैपटॉप एंड एक AC. बोथ द मशीन्स आर एक्सेप्टेड बाय कस्टमर ऑन 31st मार्च, बट सेकेंड मशीन रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन विच विल टेक 3 to 5 days. समझ रहा है? मशीन 1 का सेल कभी रिकॉर्ड करो? 31st मार्च. मशीन 2 का इंस्टॉलेशन के बाद के 31st मार्च. अभी इसमें थोड़ा ट्विस्ट करता हूं. हमारे से AC लो, इंस्टॉलेशन फ्री है. मतलब जो भी चार्जेस है उसमें इंस्टॉलेशन का इंक्लूड है. तो then when can I recognize revenue? When can I say sale is completed? मैं बोलेगा 50,000 का AC है, इसमें 5,000 का इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड है. Then I can recognize revenue only after installation will be over. बट अगर मैं बोलेगा ये 45,000 का AC का बिल, ये इंस्टॉलेशन का बिल, तो AC का सेल आज का आज रिकॉर्ड करो और इंस्टॉलेशन चार्जेस विल बी रिकॉर्डेड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सर्विस. डू यू अग्री विद दिस? सर्विस वाला एक ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बाकी सेल ऑफ गुड्स है एंड इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड डिविडेंड वाला. ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? पढ़ो, आगे पढ़ो जरा, कंप्लीट नहीं हुआ है. मशीन 1 was a machine that was routinely supplied by KY to many customers and installation process was very simple. Machine 1 was installed on 2nd April by ST's employee. मशीन 1 इतना सिंपल इंस्टॉलेशन था कि मशीन 1 तो ST के एम्प्लॉय ने खुद नहीं इंस्टॉल कर दिए. मशीन 2 being more specialized in nature which requires an installation process which is more complicated, correct, requiring significant assistance from KY. Machine 2 was installed between 2nd and 5th April.
Detail cost and sale prices are as follows. मशीन 1, मशीन 2, सेल प्राइस कितना है? 320 एंड 3 lakhs. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 160, 150. इंस्टॉलेशन कितना है? nil and 10,000. How should above transaction is recognized by KY Enterprises for the year ended 31st March 2021? बोलो, क्लियर? बोलो, मशीन 1 का रिकॉग्निशन कभी करना चाहिए? कितना? 320 का सेल प्राइस, 160 का कॉस्ट, 1,60,000 का प्रॉफिट बुक करना चाहिए. बराबर है? मशीन 2 3 लाख का सेल प्राइस, 1,50,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 150 का प्रॉफिट बुक करना चाहिए. और ये 10,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से है. दैट वुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इंस्टॉलेशन विल गेट ओवर. समझा? पक्का? पढ़ो, आंसर पढ़ लो. ये नहीं, it includes sale of goods and rendering of services both. मशीन बेचा मैंने, वो मेरा सेल ऑफ गुड्स है. सर्विसेज रेंडर, इंस्टॉलेशन चार्जेस चार्ज किया फॉर सर्विसेज रेंडर. तो एक मिनट रुको. हाँ, हाँ ऑफ कोर्स ना, बिकॉज इंस्टॉलेशन चार्जेस सेपरेट है. हाँ, बिल एक बना रहा है कि 2 बना रहा है? एक बनाएगा तो मैं रिकॉग्निशन कैसे करेगा? इनवॉइस पूरा रिकॉर्ड होता है ना, इनवॉइस पार्टली रिकॉर्ड कैसे करेगा? करेक्ट? यहां तक क्लियर एवरीबडी? ये सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 मैं पढ़ेगा, सुन लो. A manufacturing company has the following stages of production and sale in manufacturing what? बरोबर है? डेट, एक्टिविटी, ये क्या लिखा है? पढ़ो. ये क्या लिखा है? मतलब कॉस्ट टू डेट, मतलब इतना खर्चा कर चुके हैं अप टू डेट. एनआरवी इतना है. बोलो 15 जनवरी रॉ मटेरियल कितने का है? बोलो. एंड उसका एनआरवी आगे. पल्प बनाया WIP 1 20th जैन कितने का? 120. क्या है? अप टू डेट. उसमें 1 लाख इंक्लूड है कि नहीं है? एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू 120. रफ एंड थिक पेपर WIP 2 कॉस्ट कितना इंकर हुआ है? 150 एंड एनआरवी 180. आपको समझ रहा है? ये प्रोडक्शन का स्टेजेस दिया. फाइन पेपर रोल्स बन गए 15 Feb, 1,80,000 कॉस्ट है एंड एनआरवी 350. रेडी फॉर सेल, पैकिंग भी हो गया. 20th February 180, 350. 15th March सेल अग्रीड, इनवॉइस रेस्ड 2 लाख, 3,50,000. 2nd April delivered and paid 2,350,000. Explain the stage on which you think revenue should be recognized. बोलो. सेल अग्री किया, इनवॉइस रेस किया, वो दिन रिकॉग्नाइज होना चाहिए. कितना? 350 माइनस कॉस्ट 2 लाख, 150 का प्रॉफिट बुक करो.
सिर्फ सेल रिकॉर्ड करना है, ग्रॉस रिकॉर्ड तो 350, सामने कॉस्ट 2 lakhs. अग्रीड? पढ़ो आंसर. बाय द वे, कैन आई से क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स? सेल के अपने कंडीशंस थे, वो लिख सकते हैं. एक्सप्लेन द स्टेज ऑन विच यू थिंक रेवेन्यू शुड बी जनरेटेड एंड स्टेट हाउ मच वुड बी. करेक्ट. सॉल्यूशन. See now, this question is really important. तुम आंसर नहीं पढ़ेगा. ये 4 केसेस दिए और ये चारों केसेस इंडिपेंडेंट हैं. थिंक अबाउट इट और मेरे को फाइनल अमाउंट फाइंड करके दो कि व्हाट वुड बी अवर टोटल रेवेन्यू. रफ में करना, फेयर में मैं करवाएं. आंसर नहीं चेक करना, खुद पढ़ो, ये एग्जाम में आया है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. करते हैं. लिसन. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ BS Products Limited is given. Goods of rupees 2 lakhs sold to Den Limited on 20th March, but at the request of the buyer these are delivered on 10th April. बोलो सेल कभी रिकॉर्ड करने का? 20th March. सुनो इधर, 7 बजे बोला था मैंने, तुम 6 बजे चालू हो जाते हैं. ध्यान दो इधर, आंसर दो इधर. कितना? 2 lakhs का सेल 31st March 2023 के पहले रिकॉग्नाइज हो जाएगा. सो 22-23 का रेवेन्यू बुक करने का. 22-23 2 लाख होगा, पूरा 2 लाख का रेवेन्यू बुक करेंगे. चलो, हैव यू अंडरस्टूड? फर्स्ट, ऑन 15 January 2023 गुड्स ऑफ रुपीज 3 lakh वर कंसाइनमेंट बेसिस एजेंसी बिजनेस. हमने 3 लाख का गुड्स एजेंट को भेजा था, उसने आउट ऑफ विच 20% इज अनसोल्ड. तो कितना बेचा? 80% इज सोल्ड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ अस. अग्रीड? सो इट इज 20% इज स्टिल लाइंग. ओके, फेयर इनफ. तो 2.4 लाख का सेल बुक कर सकते हैं. कर लो पक्का? हाँ. अभी ये ₹4 lakh वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस. नहीं, एक मिनट, सुना है क्या? गुड्स, इट इज एक्चुअली नॉट सोल्ड, इट इज सेंट. इट इज सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. करेक्ट. व्हेन वी कैन कंसिडर इट एज अवर सेल? only if it is approved by the customer or stipulated time period is expired. Agreed? Okay. So 4 lakh worth of goods were sold on approval basis on 1st December 22. 1st December 22, our year ending is 31st March 23. The period of approval was 3 months, after which they are considered as sold. Okay. Buyer sent approval of 75% of goods till 31st Jan. तो 75% तो अप्रूव हो ही गया, बराबर. नो अप्रूवल वॉज गिवन अप टू 31st March, क्योंकि 3 महीना का भी कंप्लीट हो रहा है. मार्च एंडिंग, आई कैन से, सॉरी, फरवरी एंडिंग को कंप्लीट हो रहा है. दिसंबर, जैन एंड फेब, तो 3 महीना तो कंप्लीट हो गया. तो बाकी का 25% गुड्स भी क्या रहेगा? सोल्ड. सो 3 लाख तो अप्रूव हो चुका है, दैट इज अवर सेल. 1 लाख का स्टिपुलेटेड पीरियड इज ओवर, सो दैट इज ऑल्सो अवर सेल. बोलो, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट. अपार्ट फ्रॉम द अबाव, BS Product Limited sells goods to डीलर को भी गुड्स बेचते हैं. अर्जुन लिमिटेड वाला क्वेश्चन याद है ना? One of the condition of sale is that interest is payable at 2% per month for delayed payment. The percentage of interest recovery is only, that is, मतलब by past experience we know कि हम इतना ही interest हम recover कर पाएंगे. 50,000 on such overdue outstanding to various reasons. During 20 to 23, the company wants to recognize the entire interest receivable of 60,000.
कंपनी बोलता है 60,000 का इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करो और हमको लग रहा है हम तो 50% ही रिकवर कर पाएंगे, सॉरी 50,000 ही रिकवर कर पाएंगे, सो 50,000 वी शुड रिकॉग्नाइज. डू यू अग्री विद दिस? बिकॉज कलेक्शन का सर्टनिटी इज इंपॉर्टेंट. सो अभी ये सब का टोटल करो. 8,90,000 का रेवेन्यू बुक करने का टोटल. हैव यू अंडरस्टूड दिस? पूछा है, देखो. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ बीएस प्रोडक्ट लिमिटेड विथ वैलिड रीजन द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू. रेवेन्यू कितना आएगा इन ईच ऑफ द अबव केस एज पर AS9 एंड ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट टोटल रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023. हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? आंसर से एक बार पढ़ लो. धैर्य समझा क्या? क्या मिस्टेक किया? कितना लेने का? 50-60 वाला. डन? आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 10. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगला फोन से खेल रहा है. सुनो, बॉटल्स फेंकते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड. ब्रेक चाहिए. लिसन. अरे डोंबिवली कंट्रोल. सुनो, जोमेटो सुना है? हाँ. जोमेटो वाले का इनकम क्या रहता है? ओनली डिलीवरी चार्जेस के फूड भी नहीं. मैं जोमेटो पे पेमेंट कितना करता है? लाइक मैंने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, 1,000 रुपीज़ का बिल है और डिलीवर चार्जेस 100 रुपीज़ है. करेक्ट? वो 1,000 में GST भी 100 रुपीज़ है, अज्यूम करो. करेक्ट? सो 900 का फूड है, 100 का GST है, 100 का डिलीवरी चार्जेस है, टोटल 1100 का बिल हुआ. मैं किसको पे करेगा? अरे यार, जोमेटो से ले रहा है तो स्विगी को पे करने का. ये क्या बात है? जोमेटो को पे करेगा मैं 1100. हाँ, जोमेटो का इनकम कितना? हाउ मच रेवेन्यू दे शुड रिकॉग्नाइज? ओनली 100 के 1100? यस पार्थ, बोल. ओपिनियन तो दे. हाँ, फूड एंड डिलीवरी GST नहीं तो फूड भी तो रेस्टोरेंट को जाएगा ऑब्वियसली. प्राइवेट ट्यूशन बंद करो यार. हाँ बोल. एक मिनट सुनो ना, ओपिनियन तो लेने दो. जोमेटो क्या करता है? फूड डिलीवरी चार्जेस के फूड कुकिंग एंड डिलीवर. तो रेवेन्यू तो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी क्या है? ओनली डिलीवरी चार्जेस. तो जोमेटो का इनकम कितना रहेगा? 100 रुपीज. डिलीवरी चार्जेस उसका इनकम रेवेन्यू. रेस्टोरेंट का 900. GST गवर्नमेंट का इनकम. तीनों को अपना अपना इनकम रिकॉग्नाइज करना चाहिए. बस उसके ऊपर क्वेश्चन लाया हूं. देखो इधर, Zomato runs a food delivery business. As per the arrangement, Zomato allows customers to order food from and is responsible the delivery of food within stipulated time. Bolo, any doubt? Say no, no. During a particular year, it collects the money on order made online as under. Total price bolo. Delivery charges, GST, total
Zagato has received 300 lakhs. उसको 300 lakhs मिला. For the above orders from customers, and the orders were delivered to the customer in how much revenue should be recognized by restaurant and how much revenue should be recognized by Zagato? Restaurant कितना 200 and Zagato 60 lakhs and GST किधर जाएगा? पढ़ लो, वही आंसर है. ये रेस्टोरेंट वाले फ्री होम डिलीवरी देते हैं. हाँ सर्टन कीर्तिमाल देता है बरोबर छे. नहीं फ्री होम डिलीवरी का मेरे को ये डिस्कस करना है. सुन लो रेस्टोरेंट है, अब ये लॉजिकल है. रेस्टोरेंट है वो बोलेगा डिलीवरी 50 रुपीज पर डिलीवरी चार्जेस. रेस्टोरेंट का इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? फूड भी बनाता है एंड डिलीवरी चार्जेस भी है. तो 1000 रुपीज फूड, 100 रुपीज डिलीवरी चार्जेस, तो 1100 पूरा इनकम किसका रहेगा? रेस्टोरेंट. और जीएसटी अलग रहेगा, तो जीएसटी विल बी गिवन टू गवर्नमेंट. करेक्ट? यस. हाँ क्या बोल रहे हो? कीर्तिमल वाला तो फ्री देता है बरोबर. अच्छा आता है, गुड क्वालिटी फूड, वेरी गुड, डिलीशियस है ना. यहां तक हुआ क्या? यू नो ये जोमेटो, स्विगी, ये लोग के मेन्यूज होते हैं ना, जो मेन्यू ऑनलाइन मेन्यू, वो ऑलवेज रेस्टोरेंट के नॉर्मल मेन्यू से महंगे रहते हैं. वो तो कमीशन मिलता ही है, बट एक मिनट, वो कौन सा मेन्यू यूज करते मालूम है? एसी वाला मेन्यू. वो भी पॉसिबल है, परफेक्ट है. 30% कमीशन है, 30% है. हाँ ऑब्वियसली, ऐसे ही टर्नओवर पे डिपेंड करेगा ना. बड़ा कस्टमर रहेगा तो डिस्काउंट ज़्यादा देगा ना. तो ये जोमेटो वाले, स्विगी वाले ने क्या किया मालूम है? सिर्फ आदत डलवाया. पहले सब फ्री डिलीवरी, सिर्फ ऑर्डर करो 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट. होटल में जाएंगे तो 500 रुपए का बिल, घर पे मंगाएंगे तो 300 का बिल. ये आदत डलवाया. अभी आदत डाल दिया, होटल वाले भी खुश हो गए. क्यों मालूम है? उनका अकोमोडेशन कम यूज होगा, दूसरा क्राउड नहीं होएगा, दे कैन मैनेज इजीली. अदरवाइज सारे ऑफलाइन आएंगे तो क्राउड हो जाएगा, ये ऑनलाइन नहीं आने का. करेक्ट? तो वो लोग ने, ये स्विगी जोमेटो ऑपरेटर्स हैं, दे आर ऑपरेटर्स, दे हैव गिवन हैबिट्स, बैड हैबिट्स, कि घर पे बैठ के ही खाओ. मेडिसिन भी घर पे देते हैं कि डाइजेस्ट भी करो. करेक्ट? ऐसे ये हैबिट है ना रिलायंस ने, जियो तो आपने देखा है, हमने उसके पहले वाला देखा है. रिलायंस का अनिल अंबानी ग्रुप, आरकॉम कंपनी था उसका, रिलायंस कम्युनिकेशन, जो डूब गया. नील, पीछे नील है तो डूबेगा ही. मुकेश, बराबर है ना, पैसा है बहुत. सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन 2005-6 का बात है. रिलायंस ने मोबाइल, मतलब ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एंट्री मारा, अनिल अंबानी ग्रुप ने. हैंडसेट 500 रुपीज में दिया, 500 रुपीज में हैंडसेट, लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री. भी सब लोग क्या बोले, 500 में क्या मिलेगा? कुछ नहीं. हैंडसेट बेचेगा तो भी ज्यादा आ रहा है. 500 रुपीज कंपल्सरी, और उसमें सिम कार्ड भी डाल के दे दिया एंड 500 में दे दिया. अभी क्या हुआ? पब्लिक को आदत, हैबिट डाल. ये हैबिट डलवाया, अभी सबके पास फोन है. आरकॉम बंद हो गया, जियो आ गया. छोटा भाई नहीं कर पाया, बड़े भाई के अनंत ने किया. पहचानते हो ना अनंत? हॉरिजॉन्टली ग्रोन. करेक्ट या? बट अच्छे लोग हैं, डूइंग लॉट्स ऑफ चैरिटी एंड एवरीथिंग.
तभी वेल्थ बचता है। सी, पैसा सिर्फ कमाना, इनफ्लो इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, आउटफ्लो एट राइट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। क्यों अनिल के पास नहीं बचा पैसा? इतना पैसा दोनों को बांट के गए थे धीरू भाई, आधा तेरा आधा तेरा, उसका सारा कंपनी डूब गया सब। अभी रिलायंस पावर ऊपर आ रहा है, मत बोलना। 80 पैसे का शेयर था, 70 रुपया लेके गए। क्या किया? तो बॉलीवुड से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया। क्या बोल रहे हैं? नहीं, दैट आई डोंट नो। टीना अंबानी बॉलीवुड से कनेक्टेड। हाँ, तो कैसा होता है? और ये स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, नीता अंबानी। वो इन्वॉल्व होती है, ये खरीदती है। इसको मुंबई इंडियंस चाहिए, मुंबई इंडियंस सबको खरीद लेते हैं लोग। पर ये कैसा हो गया? स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड थे, दे हैव ग्रोन लाइक एनीथिंग। दोज पीपल वर नॉट दैट मच कनेक्टेड, दे लॉस्ट एवरीथिंग डिस्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग। बॉस, यू कांट इमेजिन, एक एक्स अमाउंट उनके पास रहेगा, 1000 करोड़ में रहेगा, एंड सडनली दे आर बैंकरप्ट, दे हैव लॉस्ट एवरी मनी इन देयर कंपनी, एंड कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो दैट इज, और जो भी प्रॉपर्टीज थे फिर थोड़े बहुत वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, नहीं तो कोर्ट में बैंकरप्सी में वो भी चले जाते। मतलब गलत किया है तो इधर का इधर देख के जाना पड़ता है, करोड़ों अब्जो कितना भी रहेगा भाई। धीरू भाई अंबानी ने भी जो भी गलत किया है ना बॉस, वो लास्ट 4 से 5 साल पैरालिसिस में थे, बेड पे थे, बेड रिडन 4 to 5 years। समझ रहा है? तो ये फिर क्या कर रहे हैं मुकेश अंबानी वाले कि दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ चैरिटी। बहुत चैरिटी करके जो भी पैसा आता है ना, उसका शुद्धिकरण बोलते हैं हम लोग, जैन माँ केवल, कि उसको प्योर करना पड़ता है पैसे को। लक्ष्मी आती है तो उसको संभालना पड़ता है, चंचल होती है लक्ष्मी, उसको स्थिर करना पड़ता है। फॉर दैट यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ चैरिटी। बिलीव करना थोड़ा इसमें, you will earn definitely good amount of money, but against that outflow is equally important in right direction। करें या बाकी सर हम खर्चा तो बहुत करता है। चलो एनीवेज आगे बढ़े हम लोग। ये क्वेश्चन समझा जिगाटो वाला? पक्का याद रहेगा ना? 11th जाने दो, बाद में करते हैं, मेरे को 12th में इंटरेस्ट है। 11th थोड़ी देर के बाद, वो टाइम पास है, पहले 12th करते हैं फिर 11th करते हैं। अभी 3 क्वेश्चन है, 15 मिनट में हो जाएगा, 15-20 मिनट्स पे अटेंशन। 11 भी करेगा ना, ऐसा थोड़ी छोड़ दिया, कैंसिल नहीं करना है। 11, 12, 13 3 क्वेश्चन है। AB sells goods to CD on 1st Jan 2021 for after the sale was made, CD is having what? Significant cash flows issues। ओ मतलब मैं AB है, मैंने इनको गुड्स बेचा, बेचने के बाद मुझे पता चला ही इज हैविंग सिग्निफिकेंट कैश इश्यूज, मतलब कुछ प्रॉब्लम चालू है। करेक्ट? इट इज ट्राइंग टू रेज फंडिंग थ्रू बैंक लोन, ये बैंक लोन के लिए अप्लाई किया है, to be able to run its operation in future। Okay, however it is unable to do so and has gone under liquidation on 15th March 2021। 15 मार्च को तो ये लिक्विडेशन में चले गया। समझा कि नहीं समझा? एट द टाइम ऑफ सेल देयर वाज, मैंने जब ये बेचा ना, on that time there was no reason for AB to believe that it will not be able to collect the amount from CD in future। मतलब जब भी मैंने बेचा तभी ऐसा कोई रीजन नहीं था कि पैसा नहीं देगा। तो बोलो तभी मैंने सेल रिकॉर्ड किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा? किया रहेगा। और फिर 15th मार्च को वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, लिक्विडेट कर दिया, कंपनी बंद कर दिया। तो मैं क्या डेबिट करेगा? बैड डेट्स डेबिट करेगा। अभी आरडीडी नहीं, एक्चुअल लॉस है, प्रोबेबल नहीं है। So I will debit bad debts on that day। बोलो जो दिन सेल किया वो दिन एंट्री क्या आएगा? Okay, explain how the recognition of revenue be done by AB for the year ended 31st March 2021। सेल का एंट्री बोलो। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब CD टू सेल्स कितना? 2 lakhs। बरोबर है?
कौन से डेट को? 1 जनवरी 2021 को। चेक कर लो, 1 जनवरी को एंट्री पास किया क्या? सीडी अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू मतलब सेल्स 2 लाख। 15 मार्च को क्या हो गया वो? एंट्री बोलो, बट डेट्स टू सीडी 2 लाख 2 लाख, दैट्स इट। समझा नहीं समझा? पक्का? हाँ, लिक्विडेशन प्रोसेस से कुछ अगर रिकवर होने का बट इट्स रिकवरी जब भी होगा तभी रिसिट बेसिस पे, बट इट्स रिकवर पॉसिबल। यहाँ तक अभी वो फ्यूचर गेन है, वी कांट रिकॉग्नाइज टुडे। क्लियर? ये 11th एक्चुअली उसका ही पार्ट है, थोड़ा इनकम्प्लीट लगा मुझे, रीड कर लेते हैं। AB सेल्स गुड्स टू, कम ऑन, कभी? अभी 1 मार्च को बेचा है। वो कभी बेचा था? 1 जैन, करेक्ट। ये 1 मार्च को बेचा है। CD इज हैविंग सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इश्यूज सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स, बराबर 6। हाउएवर it is trying to raise fund through bank loan to be able to run its operation in future. 5th May, CD is able to seek funding and is expected to be able to pay for the goods in the future. समझा नहीं समझा? मतलब 1 मार्च को हमने सेल किया, उसके बाद उसके पास बहुत सारे इश्यूज थे। 5th में को उसने लोन ले लिया और अभी बिजनेस चलने वाला है, बंद नहीं होने वाला है। क्वेश्चन 12 में बंद हुआ है, ये बंद नहीं होने वाला। 5th मई को पता चला कि वो अपने को फ्यूचर में पैसा दे देगा। एट द टाइम ऑफ सेल it is difficult for AB to ascertain whether it will be able to collect the amount from CD due to poor financial conditions. Explain how the recognition of revenue be done by AB Limited. क्या करना चाहिए? अपने को पता चल गया था ना 1 मार्च को कि इसका पुअर कंडीशन है, तो सेल रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इन द अबव केस AB, कम ऑन, क्या लिखा है? Any revenue on until that uncertainty of recovery is clear. Hence the revenue can only be recognized by AB on 5th May 2021. The inventory transferred to CD until that date is required to be shown in own inventory. That's it. समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन 12 में इंसॉल्वेंट हो गया, इधर नहीं हुआ। अभी 1 मिनट, एक सुनो ना, 13 बाद में जरा एक मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर दो। लेट अस से मैंने है ना, मैं एक्स लिमिटेड है, मेरे को पैसे का बहुत ज़रूरत है, करेक्ट? तो मैंने वाई लिमिटेड के पास से लोन मांगा। वाई ने बोला सिक्योरिटी क्या? तो मैंने बोला कि मेरे पास गुड्स, बोलता है गुड्स भेज दो। तो मैंने 5 लाख का गुड्स उसको सेंड किया। अकाउंटेंट ने एंट्री क्या पास किया मालूम है? एंड जो दिन मैंने गुड्स सेल किया ना, वो दिन मैंने एग्रीमेंट भी किया है कि 3 महीने के बाद ये गुड्स मैं वापस ले लूंगा। आई विल रीपरचेज द सेम गुड्स फ्रॉम यू बाय पेइंग 6 lakhs। सो 3 महीने के बाद मैंने क्या कर दिया? समझा? कितना? समझा? बोलो। ये रीपरचेस किया, ये सेल हुआ, अभी इसका अकाउंटिंग कैसे करने का? 5 लाख लोन है कि 5 लाख सेल है? वो तो मैंने बोला, ऐसे बोला रहेगा, एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5 lakhs to Y Limited and entered into an agreement to repurchase the same after 3 months at 6 lakhs.
क्या लग रहा है आपको ट्रांजैक्शन? इज इट सेम गुड्स आर रीपरचेस्ड? इज इट अ केस ऑफ परचेस एंड सेल? इट इज अ केस ऑफ फाइनेंस ट्रांजैक्शन. If you will check the color or the substance of the transaction, then definitely it is a case of finance transaction. It is not sale and purchase. क्या एंट्रीज करने चाहिए? बोलो, ये टाइम पे क्या एंट्री करना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम वाई, नॉट सेल्स. बैंक टू लोन 5 लाख. फिर इधर पहले इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन 1 लाख एंड फिर लोन रीपे कर देंगे. लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. समझा कि नहीं समझा? ये ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन है? फाइनेंस ट्रांजैक्शन. इट इज नॉट परचेस एंड सेल ट्रांजैक्शन. ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म मैंने सिखाया था, इफ यू रिमेंबर. कहाँ सीखा था? AS1 में. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फाइल ड्राफ्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी सेकेंडरी. सुपर्ब. उसमें मैंने हायर परचेस का एग्जांपल दिया था. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल. चेक द सब्सटेंस एंड रिकॉर्ड. डोंट रिकॉर्ड सेल एंड परचेस इन दिस केस. के गया. चलो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं. बी विथ मी. क्वेश्चन नंबर 13. On 1st January 2021, 1st Jan 2021, Messrs क्या लिखा है? Sells what? At for to Messrs TH. At the time of sale, Messrs KJ has agreed to come on these goods back from Messrs TH on 31st March at a price of 6 lakhs. Clear? Pakka? You are required to do accounting of so and so in the books of Messrs KJ. Bolo, first transaction. Bank to loan. कर देना भाई. नहीं कर दे. लास्ट लेक्चर है, क्या करेगा? इधर तेरा या मेरा? नहीं समझा? जाने दे. डीप था बहुत. बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मेसर्स TH. ये लोन 5 लाख का लिया. कभी लिया हम लोग ने? 1st Jan. करेक्ट. वो बुक क्लोज करके उसको भी बोलता है कर देना. आगे वाले को भी बोल रहा है कर देना. नहीं ट्राई तो कर रहा है. चलो फिर 31 मार्च 3 महीने के बाद क्या? इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे. एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन. बरोबर है? 1 लाख. मैनेजेबल. फिर लोन रीपे कर दो. एंट्री लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब ये स्टॉक परचेस भी नहीं हुआ है, स्टॉक सेल भी नहीं हुआ है. If you will check the color of the transaction, then it is finance transaction. It is not buying selling transaction. एक statement लिख लो उधर आपके रेफरेंस के लिए नीचे. The above transaction is not purchase and sale transaction. The above transaction is not purchase and sale transaction. In substance, it is a finance transaction. In substance, it is a finance transaction. बोलो, यहां तक समझा कि नहीं समझा? पक्का? I hope you understood everything, यार. That's it. This is the end of AS9. याद रहेगा? Yeah. Early bird portion of advanced accounting is done. Thank you very much. All the very best for your results. We are hoping for the best. Hope to see you again. All the best. God bless you. Thank you. Bye. Take care.